ऐसे ही इसको उस तरफ रखो, दिखेगा नहीं बच्चों को इसके हेल्प से। अब दो मुझे बुक। दिस इज 10th क्लास CBSE, चैप्टर है केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कल हम लोगों ने क्या क्या किया था? जसकिरत आप बताएंगे बेटा, कल हम लोगों ने क्या क्या किया था? रफ नोटबुक भी चाहिए मुझे एक। एसिड के अंदर डालते हैं, फिर उसके बाद जो सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन गैस होती है वह नोट के ऊपर चल जाती है और थिक लेयर चल जाती है उसके ऊपर ऑक्सीजन की। और हमने किया था मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। और मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर मतलब जनरल बोलो ना, मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करके देखा था, एसिड के साथ रिएक्ट करके देखा था और उसके रिजल्ट्स देखे थे। और ठीक एक्वारिगा देखा था। क्या होता है एक्वारिगा? तनवीर फोन मेरे पास दे दो, थोड़ी देर डिस्टर्ब कर रहा है तुम्हें। एक्वारिगा बताओ क्या होता है? एक्वारिगा Oil water. It is a mixture of concentrated hydrochloric acid सुन लो ध्यान से। and concentrated nitric acid in ratio 3:1। क्या बोला? नीट्रिक क्या होता है? नाइट्रिक। 3:1 रेशियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो कंपाउंड है NaCl इज ए कंपाउंड, HCl इज ए कंपाउंड। क्यों है ये कंपाउंड? देख, दो सब्सटेंस है, एलिमेंट्स, क्योंकि ये दो एलिमेंट को मिला करके बने हैं HCl, है ना। CH3COOH, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। 3 एलिमेंट से मिलकर के ये कंपाउंड तैयार हुआ है, जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं और जिसे हम और क्या कहते हैं, इससे हम विनेगर भी हम इसी को कहते हैं। हाँ, तो एसिटिक एसिड भी हम इसमें कहते हैं। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ये 3 एलिमेंट्स का कंपाउंड है। शुगर C12H22O11, ये शुगर का फार्मूला है। शुगर का फार्मूला है, शुगर का फार्मूला है। ये कितने एलिमेंट से बनी है शुगर? 3 से। क्या क्या है? ऑक्सीजन से। और ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है, वो भी 3 एलिमेंट से बना। तो सबस्टांस नहीं बोलना, ठीक है। तो एलिमेंट्स कंबाइंड, ध्यान देना मेरी बात पे, एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। बनते कैसे हैं वो देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं हम? फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। लुक एट दिस, NaCl इज ए कंपाउंड है। एक कंपाउंड NaCl, NaCl एक कंपाउंड है। Na पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में 11th नंबर पर है। पीरियोडिक टेबल मुझे यहाँ खुला हुआ चाहिए। कहाँ है? एक तो चैप्टर काट दिया है इसमें से CBSE ने पीरियोडिक टेबल का, और पीरियोडिक टेबल बहुत जरूरी चाहिए। 11th की बुक रखेंगे तो ये पूरा टेबल घट जाएगा। थैंक यू। तुम ही देख पाओगे अकेले, ठीक है। तो ये पुरानी है तुम्हारी वाली? ओके। अब आप देखोगे कि ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इसमें 118 एलिमेंट्स है और हमारे पास ये सोडियम 11th नंबर पर है 11th नंबर पे। ये सोडियम हमारे पास 11th नंबर पर है। और अगर आप बात करेंगे, सोडियम के साथ मिलना है क्लोरीन ने, नमक बनाना है हमें। क्या बनाना है? नमक बनाना है। तो नमक में होता है सोडियम और क्लोरीन, मिले कैसे ये?
बोलते ये आया सोडियम और ये है यहां पर क्लोरीन, ये है क्लोरीन पीरियोडिक टेबल में। क्लोरीन है 17वें नंबर पर, 17th नंबर पर, और सोडियम है 11th नंबर पर। इसी टोके अब क्या हुआ, ये जो सोडियम है अगर एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे देता है तो ये बड़ा खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे 8 रह जाते हैं, 8। Every element on this earth crust wants 8 electron in its outermost shell. Wants either by giving or by taking. That is the main reason of the formation of the compound. That is the main reason for the, I repeat my line. Every element on this earth wants 8 electron in its, मैं पूछूंगी ये लाइन रिपीट करनी है सबने। Every element on this earth wants 8 electron in its outermost shell, and the element can do this by taking the electron or by losing the electron. And when this electron, it loses the electron, if other one gains it, they form some bond. They form bond. तो वो क्या बना लेते हैं आपस में? बॉन्ड। तो क्या है कि Na का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, लुक एट द स्ट्रक्चर, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर मैं क्या बनाने जा रही हूं? मैं सोडियम के एक एटम का स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूं। नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द एलिमेंट, मैं उसके एक एटम का स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूं। और सोडियम का एक एटम ऐसा है देखने में, ये न्यूक्लियस, उसके अराउंड एक शेल, 2 सेल, 3 सेल, ये 3 शेल है। और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। पूछने वाले हूं, जो ज्यादा गर्दन हिला रहा है बस उसी को पता नहीं होता है, प्लीज गर्दन हिलाने पे कम फोकस और दिमाग में बात को घुमाने में ज्यादा फोकस। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। मैं क्या बना रही हूं तनवीर? मैं ये क्या बना? एटम बनाया, उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। और ये जो शेल है, ये शेल है, पहला शेल के, दूसरा एल और ये एम, के, एल और एम। ये जो के है ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है। ये कितने कर सकता है? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है। और अगला वाला कर सकता है 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये हो गए 10। कितने नंबर है? कौन से नंबर पे है सोडियम? 11 नंबर पे। तो बाहर वाले में सिर्फ एक आएगा, सिर्फ एक आएगा। इज इट ओके? तो ये इस तरह से है। ये जो रिप्रेजेंटेशन मैंने आपके ऐसे की, रिप्रेजेंटेशन ये ऐसे है जैसे ये एक अलमीरा है। सी दिस एटम आई हैव, ये स्ट्रक्चर मैंने एटम का जो स्ट्रक्चर बनाया, इसको मैंने स्क्वायर शेप दी है फॉर माई नॉलेज, फॉर कि मेरे कंफर्ट जोन के लिए मैंने इस स्ट्रक्चर को पूरी तरह से जानने के लिए मैंने एक अलमीरा की शेप इसको दी, इस एटम को दे दी। और इसमें मैंने क्या किया, एक शेल बना दी 4 के। ये जो है ये पूरा के है, और ये जो है पूरा ये एल है, और ये जो है पूरा ये एम है, और ये फिर एन है। इज इट ओके? तो मैंने इसको दे दी। और ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसमें कोई डिवीजन नहीं है, आप जैसे मर्जी इसमें कपड़े डालो, इस अलमीरा में कोई डिवीजन नहीं है। ये जो पूरी यहां से लेके यहां तक है ये एस है, ये पूरा के है, ऐसे करके, और ये जो इसका ये वाला हिस्सा है ये एस है। और इस एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, नॉट मोर देन दिस। ये एस सभी में होगा, ये एस सभी में होगा, और शुरुआत एस से ही होगी, इस शेल्फ की भी, इस शेल्फ की भी, इस शेल्फ की भी। ये इतना सा घेरे जगह, लेकिन इसकी जगह हर शेल्फ में होगी, इसकी जगह हर शेल्फ में होगी। और इस शेल्फ का नाम 1s होगा, इस शेल्फ का नाम 2s होगा, जितनी इसकी जगह है, और इस शेल्फ का नाम 3s होगा, और इस शेल्फ का नाम 4s होगा, एंड लाइकवाइज 7 तक होगा, 7s तक,
7s तक, इतना सा हिस्सा हर शेल्फ में इसका होगा ही होगा। आगे मैं चलूंगी तो इसमें एस को छोड़ के कुछ नहीं था, तो ये खुला एस था, ये इसका पूरा एरिया था। लेकिन यहाँ पे एस 2s और इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 है ना, 6 इसमें, सॉरी अगले वाले में इसमें 8 है ना, 8 है, इसमें से 2 जो है वो 2s2 के अंदर है और जो 6 होंगे वो p के अंदर होंगे। ये पूरा p है, ये पूरा p है। मैं पूछूंगी मैंने क्या बताया, क्योंकि इसके बिना केमिस्ट्री हो ही नहीं सकती। जिसको ये नहीं आएगा मैं आगे कुछ नहीं करवा सकती, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये 2s है और ये क्या है, ये p है। ये p, ये जो p है ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ये है p बट इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इनटू 3 पार्ट्स, x, y एंड z, x, y एंड z। इट्स लाइक अलमीरा कि जब हम उसके 3 हिस्से कर दें, एक में हम लोग चिलर रखें, दूसरे में हम लोग नोट्स रखें और तीसरे में हम सोना रखें। इट्स लाइक दैट, ठीक है, एनक्लोज्ड, बट ऑल इज एट द एंड मनी, ऑल इज एट द एंड मनी। तो मैंने क्या किया, उस p को मैंने पूरा इसको बंद किया और इसमें x, y, z के कॉलम डाले और px, py, pz है, ये है पूरा ये p। इज इट क्लियर? अब क्या है कि ये जो 2s है, ये जो 2s है, ये इसमें 2 ही आ सकते हैं और x, y, z में भी 2 आएंगे। ये ऑर्बिटल, जो जितने ऑर्बिटल, इनको हम ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। ये x, y, z क्या है, p के ऑर्बिटल्स, x, y, x में 2 इलेक्ट्रॉन, y में 2 इलेक्ट्रॉन, z में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 6 और 2 के s में 1, 2 हो गए, तो उसमें हो गए 8। तो एक ऑर्बिटल क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के आते हैं। क्वेश्चन आएगा कि ये जो ऑर्बिटल होते हैं, मान लो 4 ऑर्बिटल है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हुए। 4 ऑर्बिटल है तो कितने हुए 8, 9 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए 9, हाँ 9 दूनी 18। तो इसी तरह से अगर आपको कोई पूछे कि जो के शेल है उसमें कितने ऑर्बिटल हुए, अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 ऑर्बिटल, तो ऐसे चक्री घुमाएंगे आपकी, और घुमानी है और उसको फिर एक जगह खड़ा करके आंसर देना है। समझ आ गई बात? तो ये हो गया। इसी तरह से 3s है, ठीक है। 3s में क्या है कि अगला वाला कॉलम इतना सा p का है और इस कॉलम में 3 हिस्से वैसे ही है, px, py और pz के, और आगे 5 में है, 1 2 3 4 5 में है, और ये dx, y, dz ऐसे करके होते हैं। आपके सिलेबस में इसके नाम नहीं है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि d के 5 होते हैं ऑर्बिटल। d के ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 5 होते हैं, और 5 अगर ऑर्बिटल है टेक, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। समझ आ गई बात? तो इसमें ये 3s, ध्यान देना, 3s, 3p और 3d। अब मुझे एक बात बताओ, अगर p के 3 ऑर्बिटल है, s का 1 ऑर्बिटल है, d के 5 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। कितने हैं 18, ठीक है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट शेल है उसमें है 4s, ध्यान देना मेरी बात पे, 4s, 4p के 3, 4p के 3, 4d के 5, 4d के 5 और 4f के 7, 4f के 7, 32। इज इट ओके? तो हमारे पास कितने हुए 2, 8, 18, 32। इन्हें हम कहते हैं गोल्डन नंबर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं गोल्डन नंबर्स। इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हम फार्मूला देते हैं 2n²। क्या फार्मूला है 2n²। अब ये जो n है इसको हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट शेल। 1 डालो इधर, 2 इंटू 1, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर। तो कितना आया आंसर 2, 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर, कितना आया आंसर 2 दूनी 4, 4 दूने 8। फिर आया 2, 3, 3 3 सा 9, 9 2 सा 18 आ गया। फिर 2 इंटू 4, 4 का स्क्वायर, 4 4 सा 16, 16 2 सा 32। दिस इज द फार्मूला। इज इट ओके? हाँ, तो अब इतनी सी नॉलेज हमें चाहिए थी हमें कंपाउंड बनाने के लिए, वो नॉलेज हमने गेन कर ली।
ये जो शेल है, इनमें पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। अगर 32 इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिटल कितने हैं, डिवाइडेड बाय 2 करो, 16। और 18 है तो इलेक्ट्रॉन अगर 18 है तो 9 ऑर्बिटल है, ठीक है। और 8 है तो ऑर्बिटल कितने हैं, 4 है तो वो किस किस के हैं, और 3 जो हमने और 9 है तो वो किस किस के हैं, 9 इलेक्ट्रॉन नहीं 9 ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिटल है वो उसके एस का 3 के 5 है, एफ के 7 है। वो कहाँ से आ गया, आपका 18 में कहाँ से आ गया, वो 32 वाले में। ये प्लस एस का 1, डी का 3 और जो थर्ड लेटर था उसके 5 डी 6 2 और 10 18। इसके बाद फिर 5 का आएगा, 5 में भी सारे आएंगे ना, ये ऐसे 32 का एक और कॉलम है, 5s 5b 5d और 5f, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट की, ये आपको समझ आ गया था। अब इसको देखो, आप इसको ध्यान से देखो, आप ये क्या है, देखिए क्या है, किस चीज का, जैसे ये घर बना ना, ये घर बना है ईंटों से, एलिमेंट बना है ऐसे ही, सोडियम एलिमेंट तैयार हुआ है ऐसे एटम्स को कई को मिला करके, ठीक है। अब क्या है, ये जो आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये खुश हो जाता है अगर ये चला जाए, क्योंकि ये स्टेबल हो जाता है, क्योंकि ये हाँ मतलब ये यहाँ से निकल करके खुश है क्योंकि इसको कुछ मिल रहा है, और बाकी वाले जाने के बाद खुश है कि इनको स्पेस मिल रहा है, इनको स्पेस मिल रहा है रहने के लिए। तो क्या है कि ये है, अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 और प्रोटॉन लेकिन प्रोटॉन तो बाहर नहीं निकले ना, इलेक्ट्रॉन निकला था। तो बताओ कि प्रोटॉन कितने हैं, 11। कितने हैं, 11 क्या है, प्रोटॉन, और ये 10 क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो एक क्यों चार्ज क्यों आया, पहले तो ये न्यूट्रल था, पहले ये एटम न्यूट्रल था क्योंकि दोनों 11 थे, एक एक्स्ट्रा है तो ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव। तो क्या एन में क्या हो गया, पॉजिटिव। पता लग गया पॉजिटिव क्यों आता है। अगर इसी तरह से मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम, ध्यान देना मेरी बात पे, इसी तरह से अगर ये मैग्नीशियम होता तो इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होते और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता, 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करता तो इसके 12 प्रोटॉन रहते और 10 इसके इलेक्ट्रॉन रहते और 12 इसके इंटरेस्टिंग। उसमें अगर किसी को यॉर्निंग आएगी ना तो वो 1 घंटा खड़ा रहेगा, है ना। तो ये क्या है 12, और अगर ये दो लूज करता है तो फिर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऊपर क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव। इज इट ओके? तनवीर कुछ समझ आया? पीरियोडिक टेबल में मैग्नीशियम कहां पर है, मैग्नीशियम कहां पर है, क्लोरीन है 17वें पे, मैग्नीशियम 12वें नंबर पर था। तभी मैंने यहाँ बताया कि उसके 12 होते, मैंने बताया ना 12 होते और वो 2 लूज करता तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव आता है। अब इसी तरह से अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, क्लोरीन का मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, लुक एट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन कितने, 17। क्यों, क्योंकि क्लोरीन 17 नंबर पर है, 1 2 3। इज इट ओके? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और कितने हैं, ये 10 हुए अभी, 7 और 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना। अगर वो जो एक उसने छोड़ा है सोडियम ने, वो अगर क्या चल रहा है जब जी, मैच करो जाके,
अगर ये ऐसे करके यहाँ पे दे देता है वो, अगर वो इसको दे देता है तो इसके 18 पूरे हो जाएंगे, ये भी स्टेबल, वो भी स्टेबल। तो ये क्या हुआ है, शेयर हुआ है क्या, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है क्या, नहीं, उसने कहा वो दे के खुश और ये लेके खुश। इस तरह का बॉन्ड जो शेयर नहीं होता, जो शेयरिंग मैं तुझे ये दूं तू मुझे वो, तो ऐसा मतलब और उसको बीच में रखते हैं और जब शेयर करना होगा तब करते रहेंगे शेयर, तो उस तरह का बॉन्ड वीक होता है, वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। और इस तरह का बॉन्ड जिसमें दे दिया और देने के बाद याद भी नहीं रखना कि मैंने दिया है, वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, वो बैन। तो NaCl नमक के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इज इट ओके, कौन सा बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि गिव द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, गिव द फॉर्मेशन ऑफ, 3 मार्क्स का आ गया कि गिव द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज दिस, by losing one electron it can get stable electronic configuration, है ना, and the electronic configuration of chlorine is this 287, and by taking this electron it can get stable। फिर इनके स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर ऐसे करके एरो करके शो करोगे जैसे मैंने किया, सी लुक एट दिस, ये है, अभी मैं दूंगी और मुझे रिप्रेजेंट करके ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने देना है। तो इसी तरह से हाँ, स्टैंड अप ना, सॉरी के तो काम ही नहीं है यहाँ पे। मैं ये कम से कम अपनी जिंदगी में 400 बार पढ़ा चुकी होंगी, उसके बाद मैं इतना इंटरेस्ट ले रही हूँ और तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। इसको सुनना बोलते हैं, उसमें योनिंग आते हैं। बताओ। देखो पहले मैम हमने लिया सोडियम के अंदर पहले, रुको अभी थोड़ा टॉपिक बचा, रुको रिदम। हाँ, सोडियम के अंदर 2 8 और 1 के होते हैं एटम, ठीक है, और जो उसका एक एटम होता है वो जब एक एटम इलेक्ट्रॉन, हाँ, ये योनिंग का काम था। जब इलेक्ट्रॉन जो मैं यहाँ ले रही हूँ और बोल रही हूँ कि मैं सुन रहा हूँ, हाँ बोलो। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो सोडियम स्टेबल हो जाएगा, हाँ। और फिर मैम जो क्लोरीन है, क्लोरीन की जो ऑपरेशन होती है उसके अंदर साथ होते हैं, और उसके अंदर जो वो सोडियम पे निकला है जो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो स्टेबल बन जाएगा, और ये दोनों जब स्टेबल हो जाएंगे तो ये बॉन्ड बनाएंगे जिससे हमें ये स्टेबल कैसे हो गए, देने लेने के बाद ये कैसे स्टेबल हो गए? स्टेबल मैम क्योंकि एक ने दिया और दूसरे ने दिया तो उनका बॉन्ड बन गया, हाँ। वो स्टेबल हो गया। अरे यार, पीछे मतलब अपने आप में कैसे स्टेबल हो गए ये, क्योंकि पीछे इनके क्या रह गया, क्या बन गए इनके आउटरमोस्ट शेल में 8 बन गए, तो स्टेबल हो गए। बैठ जाओ नीचे। अच्छा, तो ये हो गए आयनिक कंपाउंड्स, हो गए है। अच्छा, इसी तरह से अगर MgCl2 है, MgCl2 क्यों है, Mg को Cl2 क्यों लेने पड़े, क्योंकि एक Cl एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता था, ठीक है, एक Cl एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है और Mg 2 दे सकता है। तो अब क्या करेगा Mg, एक Cl को अपना एक दे देगा इलेक्ट्रॉन और दूसरे Cl को, दैट इज व्हाई दिस इज MgCl2। इसी तरह से एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, देने के बाद उसके पास 8 बचेंगे, 3 देने के बाद उसके पास 8 बचते हैं, तब वो स्टेबल होता है। तो वो क्या करता है, एक Cl को एक देता है, दूसरे को दूसरा देता है, तीसरे को तीसरा देता है, और क्या बनता है AlCl3, और क्या बनता है AlCl3। इज इट ओके? तो पता लग गया भाई, कहीं पर एक Cl क्यों लगता है, दूसरी जगह 2 Cl क्यों लगते हैं, तीसरी जगह 3 Cl क्यों लग रहे हैं, क्योंकि Cl तो भाई एक ही दे सकता है, लेकिन Al 3 दे सकता है, तो फिर अलग अलग Cl को देगा। इज इट ओके? इसी तरह से देखो, ध्यान दो, MgOH ट्वाइस है, MgOH ट्वाइस है, क्योंकि इसके 2 थे, तो ये दे, तो इसको ये ऐसे क्या है, एक के साथ एक गया और दूसरे के साथ दूसरा, तो ये हो गया MgOH ट्वाइस। जबकि अगर आप सोडियम की बात करोगे तो Na भी एक इलेक्ट्रॉन दे सकता था, OH भी एक ही ले सकता था, तो NaOH सिंपल बना। समझ आई मेरी बात, समझ आई? इसी तरह एल्यूमिनियम के पास OH थ्राइस होगा, Mg, समझ गए? इसी तरह से Ca2 दे सकता है, तो CaOH ट्वाइस होगा। ये 2 क्यों आ रहा है, 1 क्यों आ रहा है, बात
दिमाग में भेजे में गई है कि किस तरह से कंपाउंड रेडी हो रहे हैं? समझ आया? एक बार शुगर की समझाना, उसमें 3 होते हैं। शुगर कहाँ से आ गई? वो है वो अभी कोवलेंट कंपाउंड, हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? इसका भेजा ना कहीं और ही चल रहा था, ये वहां से आया स्पेस से, ठीक है? हेलो, नमस्कार जी, 10 मिनट लगेंगे, मैं समझा रही हूँ अभी, ठीक है? ओके ओके, चल 10 मिनट मिल गए, ठीक है? टेंशन तो नहीं है ना कोई? ठीक, अब क्या है, ये जो कंपाउंड हमने बनाए इन्हें हम क्या कहते हैं? एक नाम इनका है इलेक्ट्रोवैलेंट, क्या है? दूसरा नाम इनका है आयनिक कंपाउंड्स, क्या है? आयनिक कंपाउंड्स। क्यों है बेटा? क्योंकि जैसे ही हम इनको पानी में डालते हैं इनके आयन्स अलग हो जाते हैं, Na अलग, Cl अलग, Mg अलग, Cl अलग, तो ये आयनिक फॉर्म में हो जाते हैं और ये फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूं ये जो हमने आयनिक कंपाउंड्स बनाए इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या करने जा रहे हैं हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। लेट अस स्टार्ट। फिजिकल नेचर ऑफ द आयनिक कंपाउंड कैसा होता है? वो सॉलिड होते हैं एंड आर समवट हार्ड। सॉलिड होंगे तो नेचुरली हार्ड होंगे और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। क्या है? एक पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल, ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। हार्ड है, प्रेशर अप्लाई करोगे ब्रिटल, ब्रेक डाउन। इज इट ओके? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होगा क्योंकि ये क्या है? सॉलिड है तो हाई होगा। हाई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, उनको मेल्ट करना मुश्किल है क्योंकि उनमें क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दूसरा सॉल्युबिलिटी। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन एंड पेट्रोल। तभी हम वो सोडियम को कैरोसिन में स्टोर कर लेते हैं क्योंकि वो उसमें घुलती नहीं है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये नहीं घुलती, वाटर में ये घुल जाते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहां पर ध्यान से सुनना है। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होती है अगर चार्ज पार्टिकल्स मूव करें। तो कह रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट कर सकती है या फ्री इलेक्ट्रॉन हो या आयंस हो फ्री। तो कहते हैं पानी में डलते ही आयंस फ्री हो जाते हैं, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। आयंस के फ्री होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। ऐसा कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स में नहीं होता, तो फिर वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो आयंस व्हिच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। तो आपको सीधी सी बात आपने जो यहाँ याद करनी थी वो ये है कि ये जब मोल्टन स्टेट में होंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ये मेल्ट करेंगे, आयनिक स्टेज में आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ये दो क्वेश्चंस हैं जो आपको याद करने हैं। नाउ वी वर ऑन द अकरेंस ऑफ द मेटल्स। मेटल कहीं आपने देखा नेचर में कि ऐसे ही आयरन धरती से निकल रहा है, सिर्फ आयरन हो या सिर्फ कॉपर हो? क्या होता है? वो उसके साथ मिट्टी लगी होगी, उसके साथ पत्थर लगे होंगे, उसके साथ और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। अगर हम मान एग्जांपल मतलब उदाहरण के लिए कि झारखंड कोई जगह है जहां पे मैं अगर उसको एक्सट्रैक्ट करूं, अगर उसको मैं खोदूं तो वहां पे ना आयरन ज्यादा निकलता है। आयरन ज्यादा निकलने का क्या मतलब है? मतलब आयरन तो है ही है, जो मैंने पत्थर निकाला जो भी वहां से निकला उसमें आयरन तो रिच क्वांटिटी में है, समझ लो 60% है उसमें, लेकिन उसमें 1% मिट्टी भी होगी, 2% उसमें कार्बन होगा, 3% उसमें कोई और एलिमेंट जुड़ा हुआ होगा। अब क्या है, मुझे वो उस फॉर्म में मिला धरती के अंदर। वो क्या है? ओर। और वो जो ओर है, अब मैं अगर उसको थोड़ा साफ कर दूं और उसमें थोड़ी और क्वांटिटी आयरन की बढ़ा दूं तो वो हो गया मिनरल। और अगर मैं सब कुछ उसमें से अलग कर लूं और उसमें से जो मेन जो मेरे को आयरन चाहिए उसको निकाल करके सिर्फ एक प्योरेस्ट फॉर्म में ले आऊं तो वो क्या हो गया? एक्सट्रैक्शन ऑफ
एलिमेंट। क्या हो गया? तो और से मैं कहां तक पहुंची? लास्ट में उसकी फाइनेस्ट फॉर्म जो वहां से निकलनी है उस तक पहुंची। इज इट ओके? तो वो क्या होगा? एक्सट्रैक्शन। यहां मैंने कुछ शब्द यूज किए। क्या शब्द यूज किए? एक्सट्रैक्शन नहीं, मैंने और शब्द यूज किया। मुझे और की डेफिनेशन जाननी है। अब मैंने वो मिट्टी पत्थर जो है उन्हें हम कहते हैं गंगू। क्या कहते हैं? गैंग भी बोल सकते हो, कुछ लोग गैंग बोलते हैं, पर गैंग मुझे समझ नहीं आता, मैं तो पूरी स्पेलिंग के साथ बोलती हूँ गंगू। गंगू मतलब स्पेलिंग उसकी है GANGUE है, तो मैं उसको गैंगू बोलती हूँ। ठीक है। और कुछ लोग उसको गैंग बोलते हैं जो बड़े अंग्रेज होते हैं। अब आप इसको किसी फॉर्मूले से, इसकी डेफिनेशन भी हमने याद करनी है, गैंगू की भी और की भी और मिनरल की भी। फिर उसके बाद हम चलेंगे कि कैसे कैसे लेस रिएक्टिव मेटल और मोर रिएक्टिव मेटल्स जो है धरती के अंदर से अलग की जाती हैं। और जैसे ही ये होगा चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि करोजन होगी। फिर सिर्फ करोजन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी की हुई है, और करोजन को कैसे रोका जाए ये टॉपिक हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया है। लेकिन अगर हम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड में, ये जो भाई हाई रिएक्टिव मेटल कैसे निकलती है, लो रिएक्टिव मेटल धरती से कैसे अलग की जाती है, मतलब उसकी ओर से एक क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है, 4 या 5 नंबर का, घुमा फिरा के कुछ और ऐड करके उसमें। ठीक है। तो अकरेंस अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ द मेटल। सी वाटर आल्सो कंटेन्स सम सुटेबल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम। बोलते हैं धरती के क्रस्ट पर, धरती का क्रस्ट कौन सी है? सबसे ऊपर वाली लेयर। बोलते उसमें तो मेटल्स पाई ही जाती हैं, ओर्स पाई जाती हैं, लेकिन कुछ जो है कंपाउंड्स और एलिमेंट्स सी के अंदर भी पाई जाती हैं, सी के अंदर भी। द एलिमेंट्स ऑफ द कंपाउंड्स विच अकर्स नेचुरली ऑन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल्स की डेफिनेशन जो आपने मुझे सुना। नेचुरली जिस फॉर्म में एलिमेंट और कंपाउंड पाए जाएं वो तब वो मिनरल्स कहलाए जाते हैं। बाद में उनकी साफ सफाई करके अलग करके तो फिर वो एलिमेंट्स अकेले। समझ आ गया क्या बोला मैंने? आपने ये बोला कि जो मिनरल्स होते हैं वो क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और क्रस्ट के साथ साथ सी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। और मैम आपने मिनरल्स क्या होते हैं मैंने ये बताया, जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस हैं, कंपाउंड्स हैं, वो क्या हैं? मिनरल्स। हो गया? तो मिनरल की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। जो मेटल होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हाँ, यस, उसी से निकालनी है, उसी मिनरल के अंदर से मेटल निकालते हैं। तो वो ये नेचुरल सी से भी निकालेंगे, अर्थ से भी निकालेंगे। मेटल की बात कर रहा हूँ कि क्रस्ट के नहीं, सिर्फ अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, सिर्फ अर्थ क्रस्ट। कोर तक तो हम पहुंचते नहीं कभी मेटल। नहीं, मतलब वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वैसे। वो तो होते मोल्टन, वहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर होता है, सब मेल्टेड फॉर्म में होता है, ज्यादा क्वांटिटी बहुत हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे, मेल्टेड फॉर्म में होती हैं चीजें। पेट्रोल डीजल वगैरह भी नीचे काफी, मतलब वो भी अर्थ क्रस्ट में ही है अभी तक, उससे नीचे तो बहुत हाई टेम्परेचर होता है। लावा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। यू हैव लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। पढ़ी ना आपने रिएक्टिविटी सीरीज? कल याद की थी। कुछ उसमें मोर रिएक्टिव थे, कुछ उसमें लेस रिएक्टिव थे। जो मोर रिएक्टिव होंगे वो तो बड़ी सारी चीजों के साथ नेचर में जुड़े होंगे, उनमें से अलग करना उनको, फिर उनको मेन उसमें से मेटल निकालना। तो फ्री स्टेट में अर्थ क्रस्ट में ये पड़ी होती हैं, लीस्ट रिएक्टिव भी होती हैं, मोर रिएक्टिव होती हैं। बोलते जो मोर रिएक्टिव होती हैं, जो लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, जो मिडिल रिएक्टिव होती हैं, सबको अलग करने के प्रोसीजर अलग अलग है। सबको अलग करने के प्रोसीजर अलग अलग है, जो कि हम कल पढ़ेंगे। लेकिन आज आपको इतना जरूर याद करना है कि और की फॉर्म में वो मिली, और इसको कंसंट्रेशन ऑफ ओर करना है, ओर को रिच करना है, मतलब, और उसकी गंदगी हटानी है सबसे पहले। मतलब क्या हटाने? गंगू पार्टिकल्स, मिट्टी पत्थर हटाना, मतलब उसके गंगू पार्टिकल्स हटाने हैं। वो कैसे किया जाता है? मेटल्स के लिए उसके लिए अलग प्रोसीजर है। मेटल जो हाई रिएक्टिविटी की है उसका अलग प्रोसीजर है, जो मेटल मिडिल रिएक्टिविटी है उसका अलग प्रोसीजर है, जो मेटल लो रिएक्टिविटी की है उसके साथ अलग प्रोसीजर है। बोलते हैं जो मेटल हाई रिएक्टिविटी है उसको पहले इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। उसको कैसे अलग किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको ब्रेक डाउन कर, लाइसिस क्या होता है? ब्रेक डाउन, तोड़ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करके, और फिर उससे प्योर मेटल निकाली जाती
हाई रिएक्टिविटी तो ऐसे होती है। जो मिडल वाली होती है ना, वो दो तरह की होती है, या उसके साथ कार्बोनेट लगे हुए होते हैं या उसके साथ सल्फाइड लगे होते हैं उस ओर के साथ, या वो सल्फाइड फॉर्म में होती है और या फिर वो सल्फाइड फॉर्म में या फिर कार्बोनेट फॉर्म। बोलते अगर कार्बोनेट फॉर्म की ओर मिल गई धरती में, तब तो आपने उसमें कैल्सिनेशन प्रोसेस अपनाना है। सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन। मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन आता ही आता है, या कैल्सिनेशन की डेफिनेशन आती है या रोस्टिंग की डेफिनेशन आती है। कैल्सिनेशन प्रोसेस अप्लाई किया जाता है कार्बोनेट की ओर में से कार्बोनेट को हटा करके सिर्फ जो उसके साथ मेन मेटल है उसको लेने के लिए। इज इट ओके? और दूसरी तरफ है रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन क्या है वो मैं आपको कल बताऊंगी, वो प्रोसेस पूरा, लेकिन आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन और सल्फाइड के लिए रोस्टिंग, मिडल मेटल के लिए। जैसे ही रोस्टिंग या कैल्सिनेशन कुछ करेंगे हम लोग, हमें ऑक्साइड मिलेगा, सिर्फ ऑक्सीजन रह जाएगी, कार्बोनेट भी हट जाएंगे, सल्फाइड भी हट जाएगी, सिर्फ ऑक्सीजन रह जाएगी। ऑक्सीजन को आपने क्या करनी है, रिडक्शन, मतलब कोई ऐसी मेटल लानी है कि उसको ऑक्सीजन ज्यादा अट्रैक्ट करती हो, वो ऑक्सीजन ले जाएगा, पीछे रह जाएगी प्योर मेटल, प्यूरिफिकेशन, मेटल रह जाएगी, फिर उसकी प्यूरिफिकेशन होती है, वो भी हम पढ़ेंगे अभी। इसके बाद मेटल ऑफ जो लो रिएक्टिविटी होती है वो ज्यादातर सल्फर के साथ ही लगी होती है, तो सल्फर के लिए क्या है, रोस्टिंग। क्या करनी है, रोस्टिंग, और फिर मेटल आएगी और मेटल के बाद उसकी पूरी प्योर रिफाइनिंग की जाएगी और रिफाइनिंग के बाद बिल्कुल प्योर मेटल हमें मिल जाएगी। ये फ्लो चार्ट मुझे लर्न चाहिए और ये कैसे बनते हैं ये चाहिए। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक, और ये दो क्वेश्चन मुझे सुनाने हैं। टेक योर सीट्स, टेक योर सीट्स। जाओ। कौन से वाले क्वेश्चन? हाँ, ये दो भी करने हैं, और बाकी मैं बोलूँगी MgCl2 बना के दो, या फिर NaCl बना के दो, मैं कुछ भी AlCl3 बना के दो, और ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक, ये दो क्वेश्चन, मिनरल की डेफिनेशन, ओर की डेफिनेशन, और जो लास्ट हाँ वो फ्लो चार्ट। जो आपने करा दिया था वो समझ में आ गया था कि इलेक्ट्रोवैलेंट क्या होता है, पर ये जो लिख रहा है ये लिखे। हाँ बस ये इलेक्ट्रॉनिक्स के जो एक्स्ट्रा थे, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, बस यही है। हाँ ऐसे कर। अभी पढ़ो इसको, पहले ड्रॉ करो इन सबको, टाइम लगाओ अपना, टेक योर ओन टाइम, फिर दूंगी।